नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सारा चौहान। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और अपने इस स्पेशल बुलेटिन में हम सबसे पहले आपको ले चलेंगे बांग्लादेश और बात करेंगे बांग्लादेश में बीएनपी की पंपर जीत की। बांग्लादेश में 13वीं संसदीय चुनावों ने और उसके नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। जी हाँ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जिस तरीके से सीटें हासिल की हैं, वो चौंकाने वाला है। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। और उसके बाद अब दुनिया भर के देश बधाई संदेश दे रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी ने 2/3 से अधिक सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की, जिससे वह 20 सालों बाद फिर से सत्ता में लौटने की ओर अग्रसर है। पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया और डबल सेंचुरी मारी। जहां तारिक रहमान जो पार्टी के चेयरमैन हैं और 17 साल के निर्वासन के बाद देश लौटे हैं, उन्होंने चुनावी सफलता को जनता का समर्थन बताया है। बीएनपी की जीत को कई देशों ने स्वीकार किया है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने पार्टी और रहमान को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है और सहयोग की इच्छा जताई है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने भी तारिक रहमान को बधाई देते हुए लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन का आश्वासन दिया है। इस चुनाव को बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बांग्लादेश आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मलेशिया दौरे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मलेशिया के दौरे पर रहे और ये जो यात्रा रही महत्वपूर्ण रही और इसके नतीजे भी अच्छे खासे निकले हैं। दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में व्यापार, इसके साथ ही साथ डिजिटल इकोनॉमी और रक्षा सहयोग के बीच सहमति बनी है। भारत मलेशिया रिश्तों को नई रफ्तार। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा रहा खास। द्विपक्षीय समझौतों से रिश्तों को मिली नई धार। कुल 11 समझौतों और दस्तावेजों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मलेशिया दौरे ने कुआलालंपुर से लेकर के पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। साल 2026 के अपने पहले ही विदेशी दौरे पर पीएम मोदी ने कूटनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि हर कोई हैरान है। मलेशिया में भारत के हाई कमिश्नर बीएन रेड्डी ने इस दौरे को ऐतिहासिक करार दे दिया है। इस दौरे ने न सिर्फ पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से जिंदा किया है, बल्कि रक्षा और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत का डंका बजा दिया है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने जिस तरह पलक पावड़े बिछा करके पीएम मोदी का स्वागत किया, वह भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल ताकत का सबूत है। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में हमारे दिलों को और पास लाएगी। अब मलेशिया में भी भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलेगा। भारत के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल शाखा NIPL और मलेशिया के पेनेट के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया है। अब भारतीय पर्यटक और व्यापारी मलेशिया में आसानी से डिजिटल लेन देन कर सकेंगे। यह भारत की फिनटेक ताकत का लोहा मनवाने जैसा है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत ने बड़ी बाजी मारी है। हाई कमिश्नर बीएन रेड्डी के मुताबिक 11 से ज्यादा MOU और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर साइन किए गए हैं। भारत और मलेशिया के बीच में अब व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। रक्षा और सुरक्षा दोनों देशों के रिश्तों का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया है। यह साउथ ईस्ट एशिया में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को सीधा जवाब माना जा रहा है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशेल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है। लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ हम फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस में भी आगे बढ़ेंगे। विकास साझेदारी भारत सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं
और आवश्यकताओं पर आधारित है। दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम प्रोटोकॉल तोड़ करके पीएम मोदी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी ने भी सम्मान की दिल खोल करके तारीफ की। इसके तुरंत बाद दोनों नेताओं ने सलामत दतांग यानी कि स्वागत है मोदी जी कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। यहाँ पर 12,000 से ज्यादा मलेशियाई और प्रवासी भारतीयों की भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ऐसा पहली बार हुआ है जब मलेशियाई पीएम इतने बड़े भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सांस्कृतिक मोर्चे पर भी इतिहास रचा गया है। एक ही मंच पर 800 से ज्यादा मलेशियाई डांसर्स ने भारतीय क्लासिकल और लोक नृत्य पेश किया है। इस अद्भुत प्रदर्शन को मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। यह दिखाता है कि भारत की संस्कृति वहां पर किस कदर रची बसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की। इस ट्रेड डील की फैक्ट शीट में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत से 500 अरब डॉलर की खरीद को बाध्यकारी नहीं बताया है और उसके साथ ही साथ पल्सेस यानी दालों से जुड़े जिक्र को भी हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है और अब जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं उससे भारत को कुछ राहत जरूर मिली है। व्हाइट हाउस ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते की फैक्ट शीट में बदलाव किया है, जिससे भारत को कुछ प्रमुख राहत मिली है। शुरुआती दस्तावेज में ये कहा गया था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन संशोधित फैक्ट शीट में इसे केवल दरअसल खरीदने का इरादा बताया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये शर्त अब बाध्यकारी नहीं है। साथ ही पहले की सूची में शामिल दालों का उल्लेख हटाया गया है, जिससे किसानों और घरेलू कृषि क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं को कुछ हद तक संबोधित किया गया है। ये संशोधन उस समय किए गए हैं जब भारत के वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट किया था कि 500 अरब डॉलर का आंकड़ा भारत के लिए कोई बाध्यकारी खरीद वादा नहीं है, बल्कि ये बाजार में बढ़ती मांग और वाणिज्यिक अवसरों पर आधारित है। भारत की कृषि समुदाय और व्यापार समूह ने इस डील को लेकर अपनी आपत्तियां जाहिर की थी। हालांकि सरकार का कहना है कि संवेदनशील कृषि उत्पादों का संरक्षण जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद है और लगातार उनकी सेहत को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दाहिने आंख की रोशनी 85% जा चुकी है, खराब हो चुकी है उनकी आंख। और अब इसके बाद जेल के अंदर उनकी सेहत और उनकी देखभाल को लेकर कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष मेडिकल टीम से जांच कराने के आदेश दिए हैं और इसके बाद अब मानवाधिकारों की भी चर्चा तेज हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जो भ्रष्टाचार के आरोपों में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है, उनकी दाहिनी आंख की लगभग 85% रोशनी खो देने का दावा किया गया है, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के वकील द्वारा पेश एक रिपोर्ट में कहा गया कि खान की दाहिनी आंख में खून का धक्का बन जाने के कारण गंभीर नुकसान हुआ और अब उसमें केवल लगभग 15% ही देखने की क्षमता बची है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है, जो उनकी आंखों की औपचारिक जांच करेगा और खान को अपने निजी डॉक्टरों से मिलने की अनुमति देने के निर्देश भी दिए गए हैं। पीटीआई पार्टी ने जेल अधिकारियों पर इलाज में देरी का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का कहना है कि खान को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। और अब मैं आपको ले चलूंगी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और ये उत्तराधिकारी है उनकी 13 साल की नन्ही सी बेटी। बताया जा रहा है पिछले कुछ वक्त से सार्वजनिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में किम जोंग उन अपनी 13 साल की बेटी को लेकर जा रहे हैं और जिस तरीके से उनकी बेटी नजर आ रही है उनके साथ, अब अटकलें तेज ये हो रही है कि किम जोंग उन का उत्तराधिकारी उनकी 13 साल की नन्ही सी मासूम सी बेटी ही बनी। उत्तर कोरिया में ऐतिहासिक बदलाव की दस्तक हो चुकी है। जिस देश पर किसी महिला ने कभी राज नहीं किया, उस देश में किम जोंग उन की 13 साल की बेटी जू ए पावरफुल लीडर बनकर उभर रही है। इस रहस्यमय देश की खुफिया एजेंसी NIS की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का सबूत मिल गया है। जू ए जब से अपने पिता के साथ कई पब्लिक इवेंट्स पर नजर आ रही है, तभी से उनके राजनीतिक करियर को लेकर अफवाहें शुरू हो गई हैं। जू ए के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन वो हर पब्लिक इवेंट पर अपने पिता की कठोर इमेज को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए मौजूद रहती है। उत्तर कोरिया में लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन जू ए हर इवेंट में लंबे बालों में नजर आई है। विदेशों में बज रहा है हिंदी का डंका। जी हाँ, विदेशी संसद में हिंदी की गूंज सुनाई दी। मैं आपको लेकर चलूंगी गोवाना, जहां पर कृषि मंत्री विकास राम किसुन ने हिंदी में भाषण दिया
और जब उन्होंने हिंदी में भाषण दिया तो सभी चौंक गए। अब उनका हिंदी में दिया हुआ ये भाषण तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, हर कोई उनके इस भाषण को सुनना चाहता है। आपको बता दें कि गुयाना में ज्यादातर लोग हिंदी भी बोलते हैं। जी हाँ, 31% आबादी यहाँ पर हिंदू है। गुयाना की नेशनल असेंबली में उस समय दिलचस्प माहौल बन गया जब मंत्री विकास राम किस्सून ने विपक्ष की टिप्पणी का जवाब हिंदी में देना शुरू कर दिया। दरअसल विपक्षी सांसद ने उनकी हिंदी भाषा क्षमता पर सवाल उठाया था। इसके बाद राम किस्सून ने स्पीकर से अनुमति लेकर धारा प्रवाह हिंदी में भाषण दिया और विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे किसी भी विषय पर बिना कागज या नोट्स के हिंदी में बहस के लिए तैयार हैं। उनका यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है और इसे गुयाना में भारतीय मूल के समुदाय और सांस्कृतिक जुड़ाव की एक मजबूत मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। और अब मैं आपको लिए चलूंगी कनाडा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के टम्बलर रिज शहर में गोलीबारी, और ये गोलीबारी हुई है हाई स्कूल के अंदर। बताया जा रहा है इस शूटिंग इंसिडेंट में 9 लोगों की जान चली गई जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कनाडा के स्कूल में मास शूटिंग, फायरिंग में कई लोगों की मौत, हमलावर ने खुद को मारी गोली। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में उस वक्त कोहराम मच गया जब टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग हो गई। सामूहिक गोलीबारी में कम से कम 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के मुताबिक इस मास शूटिंग में हमलावर भी मरा हुआ पाया गया है, जिसकी मौत कथित रूप से गोली लगने से हुई है। वहीं करीब 25 अन्य लोग गोलीबारी में घायल हुए हैं, जिनका लोकल मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार की दोपहर में एक इमरजेंसी टेक्स्ट अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें संदिग्ध का जिक्र एक भूरे बालों वाली महिला के रूप में बताया गया था। RCMP ने आधिकारिक तौर पर एक बयान में कहा कि घटना के बाद पहले जारी किए गए सार्वजनिक इमरजेंसी अलर्ट को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जांचकर्ताओं का मानना है कि वहां अब ऐसा कोई अन्य संदिग्ध मौजूद नहीं है जिससे लोगों के जीवन पर कोई खतरा हो। हालांकि जब इस गोलीबारी की सूचना मिली थी तो उसके बाद अधिकारी स्कूल के अंदर दाखिल हुए और मौजूद खतरे को निष्क्रिय करने के लिए जरूरी कार्रवाई की गई। स्कूल में तलाशी के दौरान कई पीड़ित मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीएम मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दुख जताया है। उन्होंने पोस्ट में कहा कि कनाडा में हुई भीषण गोलीबारी से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। जिन परिवारों ने अपने प्रिय लोगों को खोया है उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस गहरे दुख के समय में भारत कनाडा के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। कनाडा में इस तरीके की सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं बहुत कम होती हैं। स्कूल से जुड़ी आखिरी घटना 1989 में मॉन्ट्रियल में हुई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। हाल के वर्षों में सबसे बड़ी घटना 2020 में नोवा स्कोटिया में हुई थी, जहाँ पर एक व्यक्ति ने 2 दिनों के दौरान 13 लोगों को गोली मार दी थी और 9 अन्य लोगों की आग लगा करके हत्या कर दी गई थी। ब्रिटिश कोलंबिया की पब्लिक सेफ्टी मंत्री और सॉलिसिटर जनरल नीना क्रीगर ने इस गोलीबारी को दिल दहला देने वाला बताया है। क्रीगर ने कहा कि RCMP ने टम्बलर रिज में जारी इमरजेंसी अलर्ट खत्म कर दिया है। पुलिस का मानना है कि अब कोई भी अन्य संदिग्ध फरार नहीं है और आम लोगों के लिए कोई भी खतरा नहीं है। इस बीच टम्बलर रिज की एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूलों को इस हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने ऑनलाइन जारी बयान में कहा कि इस दुखद घटना के कारण दोनों स्कूल पूरे हफ्ते बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब खबर चीन से। चीन के शंघाई शहर में अचानक से एक व्यस्त सड़क धंस गई। जी हाँ, अचानक से सड़क का एक बड़ा हिस्सा, करीब 20 मीटर से भी ज्यादा का बड़ा हिस्सा अचानक से धंसता हुआ नजर आया। और ये जो तस्वीरें निकल कर आई है ये सभी को चौंका रही है। हालांकि ऑफिशियल्स का कहना यह है कि वहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा नरम थी, या फिर जो दूसरा कारण है वो पाइपलाइन फटने का भी बताया जा रहा है। हालांकि सही कारण क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि सड़क धंसने के दौरान कोई घायल नहीं हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। शंघाई के मिनहांग जिले में हाल ही में एक बड़ा सड़क धंसने का मामला सामने आया, जहां की सिन और लियान रोड के बीच सड़क का एक हिस्सा अचानक ही नीचे गिर गया और लगभग 10 से 20 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि क्रैक्स फैलने के बाद सड़क एक गहरे छिद्र में बदल गई, जिसमें आसपास के हिस्से भी प्रभावित हुए।
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये दुर्घटना पास की मेट्रो निर्माण साइट पर पानी की पाइपलाइन के फटने और मिट्टी के कमजोर बने रहने से आई, जिससे नीचे की मिट्टी बहकर समर्थन खो बैठी और सड़क धंस गई। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है और आपात टीम मौके पर मरम्मत और सुरक्षा कार्य कर रही है। हादसे के कारण का पता लगाया जा रहा है और साथ ही विस्तृत जांच जारी है। और अब खबर अमेरिका के शिकागो से, जहां पर क्लब ऑफ इंडियन विमेन ने गैलेंटाइन डे का आयोजन किया, जहां इस खास कार्यक्रम का नाम रखा गया क्वीन लंच ऑन। इस खास कार्यक्रम में गेम्स, म्यूजिक, मस्ती, मजाक, धमाल सब कुछ देखने को मिला और इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। गैलेंटाइन उस कार्यक्रम को कहा जाता है जिसमें सिर्फ महिलाएं हिस्सा लेती हैं। ये जो संस्था है, इस संस्था के पूरे 50 साल अगले साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस खास कार्यक्रम को कवर किया हमारी सहयोगी वंदना झिंगन ने। As we all know, that the elections, early voting already started today, and today is February the 12th, and the primary elections are going to be taking place on March the 17th. And with me is standing Kibo Fett. She is running for the office of Controller in the state of Illinois. Controller is a very important position. We all know fiscal responsibility. First of all, thank you so much, and you are here in our celebrations of women. Let's hear from you about that everybody first go and must vote if you are registered here. This is my appeal. Vandana Jhingan on Hindi Kahan. Oh, thank you so much for having me. It's wonderful to be in a room full of wonderful, distinguished, and beautiful women. And my name is Stephanie Kifowith, running for controller for the state of Illinois. The office manages the budget of the state, and it touches almost everybody's life, whether you have a child in school, an elderly parent needing services, or even the nonprofits in our community, or services for seniors. It's a very, very important position. And I have over 20 years of government finance experience that I bring. And I've been working with our current controller and want to continue to serve the community of Illinois as controller. Happy Galatine. Happy Galatine. Thank you, ma'am. Thank you so much. और अगली खबर भी अमेरिका के शिकागो से ही है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ने भारत का 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर बतौर चीफ गेस्ट भारत के कॉन्सुलेट जनरल सोमनाथ घोष और इजराइल के कॉन्सुलेट जनरल पहुंचे हुए थे। वहां पर राष्ट्रगान और वंदे मातरम को गाया गया, भारत की उपलब्धियों को गिनाया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस खास मौके पर हुए। इसको भी कवर किया है हमारी सहयोगी वंदना झिंगन ने। I would like to request everyone to close their eyes and please remain silent for a few moments. Good evening. And when your friends from the other mother come and join you in your celebrations, you feel very happy and delighted. When we talk about our friends from Israel, Honorable Consul General and the Deputy Consul, let's hear from you. You are here. We are celebrating 77th Republic Day of India by the Federation of Indian Association. We just had Hanukkah celebrations together in downtown Chicago, and today you are here in Schaumburg. Your greetings to the community. Thank you so much. It's such an honor to be here. Indians and Israelis, we share so much in common in our culture, are passionate for people, for food, and also we have great collaborations right now on the technology side, and we want to bring this collaboration here to Chicago, to the United States, because the countries enjoy so much of a good relationship, so we need to do that. I'm really grateful you came to our Hanukkah party. We're coming to your Federation Day of Republic, hosted by the Federation, and this is what we need to do. We need to support the community of one another. Our pain is the same, and when we have our people, those who are standing next to us, you really feel. When it happened in Lal Killa, the first message I got was from Delphin. And when it was Pulwama, we got it from you.
Delphine, now we need to have Diwali and Hanukkah celebrations together in Chicago in a very big manner. Absolutely, it will be next month, and I'm sure it will be a wonderful celebration. And again, I would like to greet this wonderful, amazing community and to many, many more events together. And happy National Day. Consul General, I have an appeal to make. When is the next delegation of the media going to Israel? I am so keen on jumping onto the plane without any reservation because community, when it goes, it's different. When media it goes, it's different. We're working on it. I promise the moment there is one, you'll be the first to know. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thank you so much for your friendship. And we're celebrating together. That's what we do today. Toda rabah. That's what we say it in Hebrew. और अगली खबर भी अमेरिका के शिकागो से ही है। यहाँ पर भारत के दूतावास में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर राष्ट्रगीत गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया और झंडारोहण किया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। करीब करीब 200 लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। लोगों ने अपने विचार साझा किए। ये वो खास मौका होता है जब भारतीय गर्व महसूस करते हैं। इसको भी कवर किया हमारे सहयोगी वंदना चिंकन ने। Where words come out from the depth. और अगली खबर भी अमेरिका के शिकागो से ही है और अब मैं आपको लिए चलूंगी हरिओम मंदिर, जहां पर भारत का 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और उसके बाद झंडारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर पेश किए गए और उसके बाद कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव वंदना चिंकन ने कश्मीर और दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, प्रवासी भारतीय। उसके बाद वहां पर भारत माता की गूंज से पूरा जो मंदिर है गूंज उठा। और अब मैं आपको लिए चलूंगी शिकागो के मानव सेवा मंदिर के बाल विहार में, जहां पर बच्चों ने भारत का 77वां गणतंत्र दिवस अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया, मनाया। राष्ट्रगीत गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया। इसके साथ ही साथ 250 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। और सबसे खास बात यह है कि बच्चों ने गुजराती में प्रस्तुति दी। बच्चों ने जितनी भी प्रस्तुतियां दी थी वो बेहद शानदार रही। इसको कवर किया हमारी सहयोगी वंदना चिंकन। देखिए। તમારું નામ શીખતા નવું કોઈ શીખવાનું તો બહુ વાર લાગે। તમે ગમે તેટલું નવું વિચાર કર્યો કે આજે મારે બીજી ભાષા શીખવી છે। હવે ગુજરાતીમાં જ બોલવું પડશે એવું બાળકોએ મને આપણા ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજમાં 3 રંગ હોય છે કે
आप देख रहे थे विदेश की खबरों। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शनिवार ठीक 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। तब तक आप रखें अपना ख्याल और देखते रहें हिंदी खबर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।